हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज पुनीत हियर। लास्ट क्लास में हम लोग ने देखा था यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट किसे बोलते हैं। ठीक है, जहाँ हम लोग ने देखा था फेडरल गवर्नमेंट में सेंटर और स्टेट दोनों पावरफुल होते हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलली काम करते हैं। जबकि यूनिटरी गवर्नमेंट में हम लोग ने देखा था कि सेंटर ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, स्टेट जो होते हैं उनके सबऑर्डिनेट की तरह काम करते हैं। हम लोग ने ये भी देखा था कि भीमराव अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों भारत को यूनियन ऑफ स्टेट लिखा था इंस्टीड ऑफ फेडरेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो अम्बेडकर जी ने दो तीन रीजन बताया था कि हमने भारत को यूनियन ऑफ स्टेट क्यों रखा है। तो उसका रीजन मैंने आपको बताया भी था कि हमारे स्टेट के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, जिस तरह से मैंने बताया था कि यूएसए में जो 50 स्टेट है, 50 स्टेट ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया था और उन्होंने फेडरेशन को अपनाया था, लेकिन हमारे स्टेट के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, इसीलिए जो है भारत को यूनियन ऑफ स्टेट लिखा। साथ ही साथ हमने ये भी बताया था कि भारत जैसे डाइवर्स कंट्री में जहाँ पे एजुकेशन रेट भी कम है, भारत बहुत सारा डाइवर्सिटी यहाँ पे है, तो इस वजह से क्या होगा कि अगर स्टेट को ज़्यादा ऑटोनॉमी दिया जाएगा तो वो एक भारत से अलग हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए भी उन्होंने जो है भारत को यूनियन ऑफ स्टेट लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन में। साथ ही साथ ये भी बताया था मैंने फेडरल गवर्नमेंट पे, फेडरल गवर्नमेंट जहाँ पे होता है, जिस कंट्री में होता है, जैसे यूएसए में फेडरल गवर्नमेंट है, तो वहाँ पे थोड़ा जो है रिजिडिटी हो जाता है, लीगली मतलब लीगल प्रॉब्लम सब होते रहता है। मतलब स्टेट और सेंटर आपस में डिस्प्यूट करते रहते हैं कि ये सब्जेक्ट मेरा है, ये सब्जेक्ट तुम्हारा है, तो क्योंकि दोनों पावरफुल होते हैं ना, तो इसीलिए ये सब भी प्रॉब्लम था, जिस वजह से अम्बेडकर जी ने भारत को यूनियन ऑफ स्टेट लिखा था। ठीक है, लेकिन आज जस्ट मैं इसके अपोजिट जो है एक क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा कि भारत कैसे फेडरल गवर्नमेंट है। ठीक है, भारत जो है, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में बोला था कि इंडिया जो है क्या है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है ना, वो फेडरेशन को शो करता है। ठीक है, तो आज हम लोग यही देखेंगे कि कैसे जो है भारत एक फेडरल गवर्नमेंट है, और उसके लिए हम लोग को इस ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, और 400 से 500 वर्ड में हम लोग को लिखना होगा कि इंडिया कैसे फेडरल है, उसका बहुत सारे रीजन बताने होंगे, उसका एग्जाम्पल बताने होंगे। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ इंडिया इज फेडरल। ठीक है, तो सबसे पहले फेडरल समझने से पहले ये तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि इंडिया एक ट्रू फेडरल नहीं है। ठीक है, ट्रू फेडरल और फेडरल में डिफरेंसेज होते हैं। ठीक है, इंडिया जिस फेडरेशन को फॉलो करता है और यूएसए जो फेडरेशन को फॉलो करता है ना, दोनों के बीच में डिफरेंसेज है। यूएसए जो है एक ट्रू फेडरल कंट्री है। ट्रू फेडरल कंट्री कहने का मतलब ये हुआ कि वहाँ ट्रू फेडरलिज्म है, मतलब स्टेट फुल्ली ऑटोनॉमी इंजॉय करते हैं। ठीक है, और सेंटर फुल्ली ऑटोनॉमी इंजॉय करते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में आप भी जानते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट जो है ज़्यादा ताकतवर है, स्टेट गवर्नमेंट कम ताकतवर है। फिर भी ठीक है, इसी को हम लोग ना पॉलिटी की भाषा में क्वासी फेडरल बोलते हैं। क्वासी फेडरल का मतलब क्या होता है, देखो क्वासी का मीन्स क्या होता है। क्वासी मीन्स होता है थोड़ा। ठीक है, क्वासी मतलब पार्टली, इंग्लिश में हम लोग पार्टली बोलते हैं, हिंदी में हम लोग इसे थोड़ा बोल सकते हैं, आंशिक रूप से। ठीक है, तो भारत को क्वासी फेडरल बोला जाता है। क्वासी फेडरल मतलब थोड़ा सा फेडरल है। ठीक है, थोड़ा फेडरल है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत क्वासी फेडरल है, न कि ट्रू फेडरल है। तो देखो कुछ इस तरह से ही लिखा गया है इसमें कि सम एक्सपर्ट बिलीव दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल। कुछ एक्सपर्ट बिलीव करते हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जो इंडिया को कहते हैं क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल का मतलब ये हुआ कि फेडरेशन विथ यूनिटरी। ठीक है, मतलब फेडरेशन भी है लेकिन यूनिटरी वाइसनेस है, यूनिटरी की तरफ झुका हुआ है। मतलब यूनिटी कहने का मतलब सेंट्रल के पास ज़्यादा पावर की तरफ झुका हुआ है। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बताया था कि जो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, उसमें फेडरलिज्म झलकता है। ठीक है, फेडरलिज्म झलकता है, मतलब कि फेडरल नेचर को शो करता है। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ रीजन देखेंगे जिस बेसिस पे हम कहेंगे कि हाँ इंडिया भी एक फेडरल है। ठीक है, इंडिया एक फेडरल, ट्रू फेडरल तो नहीं है, लेकिन जस्ट श्योरली इंडिया है फेडरलिज्म। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरलिज्म को शो करता है। ठीक है, तो जो इसका सबसे पहला रीजन हम लोग देंगे कि हाउ इंडिया इज अ फेडरल, तो इसका जो पहला रीजन देंगे वो देंगे रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने पहले भी बताया था कि फेडरल जहाँ भी होगा ना, फेडरल गवर्नमेंट जहाँ होगा ना, वहाँ एक रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बताया था कि क्यों होगा, क्योंकि रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में ही दोनों का जो है पावर लिखा होगा। पावर मतलब दोनों का कौन सा सब्जेक्ट जो होगा उस पर उसको ऑटोनॉमी होगा, स्टेट को ऑटोनॉमी, और वो कौन सा सब्जेक्ट होगा जिसपे सेंट्रल को ऑटोनॉमी होगा। ठीक है,
तो एक रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, मतलब कि जहाँ भी फेडरल होगा ना वहाँ एक रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी होना चाहिए। मैंने ये भी आपको बताया था कि फेडरेशन के लिए रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन का होना ज़रूरी है, क्योंकि रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन के रहने से ही दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग होगा, सेंटर का सब्जेक्ट अलग होगा और स्टेट का सब्जेक्ट अलग होगा, ठीक है। तो भारत में तो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, तो भारत में रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नाम के बुक जो देखते हैं हम लोग, वो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इससे भी हम लोग को पता चलता है कि भारत जो है एक फेडरल की तरह है, ठीक है। तो पहला रीजन हम लोग यही देंगे, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन नेसेसरली क्या होना चाहिए, हैव ए रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। सिंस इंडिया के पास रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, इससे इट सपोर्ट दैट इंडिया इज फेडरल, इंडिया एक फेडरल है, इससे ये पता चलता है, ठीक है कि नहीं। तो पहला रीजन ये देंगे। अब दूसरा रीजन हम लोग क्या देंगे, तो देखो दूसरा रीजन हम लोग देंगे कि क्लियर डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली डिवीजन ऑफ पावर किया गया, पावर को डिवाइड किया गया है क्लियरली, ठीक है। क्लियर डिवीजन ऑफ पावर कहाँ कहाँ ये हम लोग को देखने को मिलता है, तो देखो हमारे जब शेड्यूल 7 देखेंगे ना हम लोग, तो शेड्यूल 7 में हम लोग को 3 लिस्ट मिलता है। शेड्यूल 7 में हम लोग को 3 लिस्ट मिलता है, एक का नाम है लिस्ट 1, एक का नाम है लिस्ट 2, एक का नाम होता है लिस्ट 3। लिस्ट 1 को हम लोग यूनियन लिस्ट बोलते हैं, लिस्ट 2 को हम लोग स्टेट लिस्ट बोलते हैं और लिस्ट 3 को हम लोग कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। इस तीनों में लिस्ट में क्या है, तो देखो इस तीनों में एक का नाम यूनियन लिस्ट है ना, तो इस यूनियन लिस्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट है जिसपे फुल्ली यूनियन गवर्नमेंट को उस पर कानून बनाने का अधिकार है, ठीक है कि नहीं है समझ में। तो यूनियन लिस्ट में यूनियन को ऑटोनॉमी प्राप्त है, इसमें जितने सारे सब्जेक्ट है ना सब पे यूनियन जो है अपना लॉ बनाएगा, ठीक है। लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट है ना इस पे स्टेट को ऑटोनॉमी प्राप्त है कि स्टेट इस पे कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ बनाएगा, ठीक है। और स्टेट लिस्ट 3 जो है ना उस जिसे हम लोग कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो कॉन्करेंट लिस्ट जो है ना इसमें स्टेट और सेंटर दोनों के पास पावर होते हैं कि इसके जितने भी सब्जेक्ट होंगे इस पे दोनों स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकता है। तो हम लोग को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर दिखता है, मतलब क्लियर डिवीजन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 7 में ना सेंट्रल और स्टेट दोनों का पावर का डिवीजन किया गया है। और मतलब देख आराम से आपको शेड्यूल 7 में बहुत सारे सब्जेक्ट, मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूँ कि यूनियन लिस्ट में जैसे आप देख सकते हैं कि यूनियन लिस्ट में बैंकिंग पे जो भी कानून बनाता है कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। क्यों बनाता है, क्योंकि बैंकिंग जो है ना यूनियन लिस्ट में आता है। यूनियन लिस्ट मतलब जिसको लिस्ट 1 बोलते हैं, यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट में बैंकिंग आता है, ठीक है। जितना भी आर्मी नेवी जितना भी होते हैं, ठीक है, आर्मी नेवी एयरफोर्स ये तीनों जो होते हैं ना वो लिस्ट 1 के सब्जेक्ट में आते हैं, दैट मीन्स यूनियन लिस्ट में आते हैं। इस पे जो भी कानून बनाएगा ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा, ठीक है। जैसे स्टेट लिस्ट की बात करूँ मैं, तो लॉ एंड ऑर्डर इन स्टेट लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट में कौन संभालेगा, तो ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो स्टेट गवर्नमेंट इस पे कानून बनाएगा, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट का एग्जांपल मैं बताऊं तो एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉन्करेंट लिस्ट में लिखा गया है और उस पर जो है ना कानून बनाने का अधिकार सेंटर का भी है, स्टेट का भी है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना क्लियर डिवीजन ऑफ पावर है, मतलब क्लियर डिवीजन ऑफ पावर हमारे एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोथ फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। सेंटर एंड स्टेट आर नॉट सबऑर्डिनेट। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सेंटर और स्टेट एक दूसरे का सबऑर्डिनेट नहीं दिखता है, रेदर दे आर लिखा है कि कोऑर्डिनेट बॉडी, इच लिखा है सुप्रीम इन द रिस्पेक्टिव एरिया। मतलब क्या हुआ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिखता है कि दोनों सबऑर्डिनेट की तरह काम कर रहे हैं, कि कोऑर्डिनेट की तरह काम कर रहे हैं। यहाँ पे स्टेट सबऑर्डिनेट की तरह नहीं दिख रहे हैं, दोनों एक दूसरे का कोऑर्डिनेट कर रहा है। मतलब कुछ पावर स्टेट को भी दिए गए हैं, कुछ पावर सेंटर को भी दिए गए, और दोनों अपने अपने क्षेत्र में जो है अपने पावर को एंजॉय कर रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि क्लियर डिवीजन ऑफ पावर से भी हम लोग को पता चलता है कि अगर कहीं भी सेंटर के पास भी कुछ सब्जेक्ट है जिसमें वो अपना पावर एंजॉय कर रहा है, स्टेट के पास भी कुछ सब्जेक्ट है जिसपे स्टेट अपना पावर एंजॉय कर रहा है, इससे ये पता चलता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्लियर डिवीजन ऑफ पावर करता है। तो दैट मीन्स फेडरल नेचर का है कि नहीं, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट में हम लोग तो यही देखते हैं ना कि फेडरल में सेंटर के पास भी कुछ पावर होते हैं, स्टेट के पास भी कुछ पावर होते हैं।
तो दूसरा रीज़न हम लोग यही देंगे कि क्लियर डिवीजन ऑफ पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट के पास भी कुछ पावर दिए गए हैं, जिसको हम लोग स्टेट लिस्ट में देखते हैं। उस पर लॉ बनाने का अधिकार जो है स्टेट का होता है, और सेंटर का भी पावर जो है अलग से दिया गया है, जिससे यूनियन लिस्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट दिखते हैं जिस पे कानून बनाने का अधिकार केवल सेंटर का होता है। उसी तरह कॉन्करेंट लिस्ट होता है जिस पे दोनों का अधिकार होता है। तो इससे हम लोग को क्लियरली पता चलता है कि हमारा इंडिया जो है क्या है, एक फेडरल गवर्नमेंट है। ठीक है कि नहीं है समझ में। हम लोग तीसरा जो देंगे रीजन कि कैसे इंडिया एक फेडरल है, तो देखो यहाँ पे मैंने आपको कल भी बताया था कि फेडरेशन के लिए मतलब जहाँ भी फेडरल गवर्नमेंट होगा ना, वहाँ पे एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगा। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था कि जहाँ भी फेडरल होगा वहाँ एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी रहना चाहिए, और मैंने बताया भी था कि क्यों रहना चाहिए। तो देखो जहाँ भी फेडरल गवर्नमेंट होगा ना, तो दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट होगा ना, उसको सुलझाने के लिए, दोनों के बीच के डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए, डिस्प्यूट क्यों होगा, तो किसी सब्जेक्ट को लेके डिस्प्यूट होगा कि ये सब्जेक्ट मेरा है, ये सब्जेक्ट तुम्हारा नहीं है। ठीक है, इसके डिस्प्यूट को समझाने के लिए, ताकि साथ ही साथ एक चीज़ और बताता हूँ आपको कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में मानिए कोई लाइन लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे रूल ऑफ लॉ लिखा गया है। ठीक है, अब इस रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या हुआ, मतलब भीमराव अंबेडकर जी ने जो ये वर्ड लिखा है, एक लाइन लिखा कॉन्स्टिट्यूशन में, रूल ऑफ लॉ, इसका मतलब क्या हुआ ये कौन बताएगा। सेंटर कहेगा नहीं, रूल ऑफ लॉ का मतलब हुआ कि मेरे पास ज़्यादा पावर रहेगा, स्टेट कहेगा नहीं मेरे पास ज़्यादा पावर है। तो ये रूल ऑफ लॉ का मीनिंग कौन बताएगा, तो वो बताएगा सुप्रीम कोर्ट। एक जुडिशियरी, एक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी अगर किसी कंट्री में रहता है, ठीक है, जो इंटरप्रिटेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन को समझाएगा, उसके पास ये अधिकार है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो लास्ट मीनिंग होगा डिसाइड करेगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है कि नहीं, हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंटरप्रेटर बोला जाता है वो सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है, क्योंकि वही जो है डिसाइड करेगा उस लाइन का मतलब क्या है। तो दो चीज़, मतलब एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना, ताकि दोनों स्टेट और सेंटर के रिलेशन को, मतलब डिस्प्यूट सबको सुलझाने के लिए, और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग बताने के लिए जो है एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना भी ये दिखाता है कि इंडिया एक फेडरल इन नेचर का है। मतलब ये हुआ कि हमारे जो अथॉरिटी ऑफ कोर्ट लिखा है, अथॉरिटी ऑफ कोर्ट, फेडरल स्टेट में क्या होता है कि फेडरल सेटअप देयर मस्ट बी ए अथॉरिटी या ए बॉडी इंडिपेंडेंट ऑफ सेंटर इन स्टेट। मतलब कि फेडरल स्ट्रक्चर में, मतलब फेडरल गवर्नमेंट में एक ऐसा बॉडी होता है जो इंडिपेंडेंट होता है सेंटर और स्टेट से, और वो फाइनल इंटरप्रिटेशन देता है कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन का वो मतलब बताता है। ठीक है, और पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इसके बारे में भी वो बॉडी जो है डिसीजन देता है कि जो पावर का दोनों के बॉडी, मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर का डिवीजन हुआ है उस पर अपना डिसीजन सुनाता है। और वो डिसीजन जो होता है ना, वो बाइंडिंग नेचर का होता है, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का बताएगा कि देखो ये पावर सेंटर के पास है, तो गारंटी वो सेंटर के पास ही होगा। ठीक है, दोनों के डिस्प्यूट का जो रिजल्ट देगा सुप्रीम कोर्ट, वो दोनों स्टेट और सेंटर पे बाइंडिंग होगा। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना भी ये बताता है कि हमारा इंडिया जो है फेडरल नेचर का है। ठीक है, तो हम लोग ने अभी तक 3 रीजन देखा है जिससे हमारा जो है कंट्री फेडरल दिख रहा है। पहला रीजन हम लोग ने देखा कि रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन का होना, किसी देश में अगर रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये बताता है कि वो फेडरल नेचर का होगा। ठीक है, मैंने इसका रीजन भी आपको बताया। हम देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिवीजन ऑफ पावर भी किया गया, शेड्यूल 7 में क्लियर डिवीजन ऑफ पावर है, ये भी दिखाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फेडरल नेचर का है। तीसरा मैंने बताया कि हमारे देश में इंडिपेंडेंट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिपेंडेंट जुडिशरी का भी चर्चा किया गया है, जो बताता है कि हमारा देश क्या है, फेडरल नेचर का है। ठीक है, चौथा डिवीजन में, तो चौथा रीजन जो मैं आपको बताता हूँ, वो चौथा रीजन है, बहुत सारे आर्टिकल हैं जिसके आधार पे मैं आपको बताऊंगा कि हमारा कंट्री जो है फेडरल है। ठीक है, तो वो आर्टिकल क्या है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, देखो आर्टिकल 368 बताता क्या है। आर्टिकल 368 देता है, पार्लियामेंट को ये अधिकार देता है कि वो संविधान को क्या कर सकता है, अमेंडमेंट कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 368 को अगर हम लोग देखेंगे ना, तो ये जो है अमेंडमेंट है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का इसमें प्रोसीड्योर दिया गया है, और साथ ही साथ पार्लियामेंट के पास जो अधिकार है वो दिया गया है। लेकिन देखो आर्टिकल 368 में कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ लॉ ऐसे हैं जिसको केवल यूनियन के पास अधिकार है। ठीक है, वो उसको अमेंड कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसे भी आर्टिकल हैं, ठीक है, कुछ ऐसे भी सेक्शन है जिसको बदलने के लिए
स्टेट को भी और यूनियन को, दोनों को उस पर जो है उस बिल को पास करना पड़ता है, ठीक है कि नहीं आया समझ में। देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो कि जो 368 है ना अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का अधिकार जो है, कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिस पे यूनियन आराम से उसको अमेंड कर सकता है, लेकिन कुछ सेक्शन ऐसे भी है ना जिसमें यूनियन के साथ साथ स्टेट का भी पार्टिसिपेशन जरूरी है, ठीक है। तो स्टेट का पार्टिसिपेशन जरूरी है, मतलब देख रहे हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए स्टेट का पार्टिसिपेशन जरूरी है। मतलब इसका मतलब स्टेट के पास भी पावर है, इसीलिए ना उसका पार्टिसिपेशन जरूरी है। और जैसे ही स्टेट के पास पावर है, दैट मीन्स ये दिख रहा है, ये स्टेट के पास पावर होना ये दिखाता है कि हमारा इंडिया जो है क्या है, फेडरल इन नेचर का है। एग्जाम्पल के लिए देखिए बहुत सारे आर्टिकल ऐसे हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, जिसको बदलने के लिए, उसमें कुछ भी अमेंड करने के लिए जो है ना सेंटर के साथ साथ स्टेट का भी ज़रूरत होता है। एग्जाम्पल के लिए आर्टिकल 54 एंड 55 को देखिए, ठीक है। ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बताता है कि इलेक्शन जो है किस तरह से होगा, उसमें कौन कौन लोग रहेंगे। ये आर्टिकल 54 एंड 55 ये दोनों प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में, ठीक है। आर्टिकल 73 ये बताता है एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, यूनियन के पास जो पावर है, कितना पावर है, वो आर्टिकल 73 बताता है। आर्टिकल 162 बताता है एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, और आर्टिकल 241 बताता है हाई कोर्ट इन यूटी। ये कुछ जो आर्टिकल है ना, ये देखिए कि आर्टिकल 54, आर्टिकल 55, आर्टिकल 73, आर्टिकल 162, ठीक है। आर्टिकल 73 क्या था, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, और 162 एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, और आर्टिकल 241 हाई कोर्ट इन यूटी, ठीक है। तो ये सभी आर्टिकल ऐसे हैं, ठीक है, जिसको बदलने के लिए ना स्टेट का भी पार्टिसिपेशन जरूरी है। अगर इसको पार्लियामेंट कहेगा नहीं, इस सभी आर्टिकल में जो भी चीज़ लिखा गया है ना उसको मैं बदल दूंगा। जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराना है, उसमें जो लोग भाग लेते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं एमपी भाग लेते हैं, साथ ही साथ हम लोग जानते हैं एमएलए भी भाग लेते हैं उसमें, ठीक है। तो इसके अगर कुछ भी चीज़ को बदलना है ना, इलेक्शन प्रोसीड्योर जो है प्रेसिडेंट का, उसमें अगर कुछ भी बदलाव करना है ना, तो मैं अभी जस्ट आपको आगे बताऊंगा कि उसमें स्टेट का भी पार्टिसिपेशन जरूरी होता है। स्टेट का पार्टिसिपेशन कहने का मतलब ये हुआ कि स्टेट के जो नीचे का हाउस होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसका भी पार्टिसिपेशन जरूरी होता है, ठीक है। तो ये सभी आर्टिकल आप बता सकते हैं कि आर्टिकल 54, 55, आर्टिकल 73, आर्टिकल 162, आर्टिकल 241, ये सभी आर्टिकल जो है इसमें बदलने के लिए स्टेट का पार्टिसिपेशन जरूरी होता है। स्टेट कैसे पार्टिसिपेट करेगा इसमें मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। कुछ और चीज़ बताता हूँ, देखिए ये देखिए चैप्टर 4 ऑफ पार्ट 5 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, चैप्टर पार्ट 5 जो है ना, पार्ट 5, उस पार्ट 5 में जो चैप्टर 4 है ना, जिसमें बताया गया है कि यूनियन का जुडिशरी कौन होगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट का चर्चा किया गया है। मतलब कहने का मतलब ये कि आर्टिकल 124 से लेके 147 तक हमारे सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का कैसे हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट होगा, कैसे सुप्रीम कोर्ट में जो होगा एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, उस सब के बारे में, क्या उसका प्रोसीड्योर होगा, उस सब के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो चैप्टर 4 ऑफ द पार्ट 5 जो कि 124 से 147 तक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का चर्चा किया गया। उसी तरह चैप्टर 5 ऑफ पार्ट 6, पार्ट 6 के चैप्टर 5 में हाई कोर्ट का चर्चा किया गया है, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं कि 214 से 31 तक हाई कोर्ट का चर्चा किया गया है, ठीक है। ठीक है, नहीं आया समझ में। उसी तरह पार्ट 11 के चैप्टर 1 में जो है ना, सेंटर स्टेट के बीच में जो लेजिस्लेटिव रिलेशन होता है ना, उसका चर्चा किया गया है, ठीक है। तो इस सब में भी अगर कुछ बदलाव करना होता है ना, तो स्टेट का पार्टिसिपेशन जरूरी होता है। नहीं आया समझ में कि कुछ, देखिए मैंने अभी कुछ आर्टिकल आपको बताया जिसमें मैंने आपको बताया कि इस सभी आर्टिकल में अगर चेंजेस करना है ना, तो स्टेट का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अभी मैं और कुछ बता रहा हूँ कि अगर इसमें भी कुछ बदलाव करना है ना, तो उसमें भी स्टेट का पार्टिसिपेशन जरूरी होता है, ठीक है। नहीं आया समझ, मतलब सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीड्योर में, सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट में अगर कुछ बदलाव करना है ना, तो स्टेट हाँ बोलेगा ना, तभी आप कर सकते हैं। मतलब सेंटर के पास इतना पावर नहीं होता है कि वो इसमें बदलाव करेगा, अकेला खुद नहीं कर सकता है, ठीक है। स्टेट हाँ बोलेगा तभी करेगा, ठीक है। मैं अभी आगे बताऊंगा कि क्या प्रोसीड्योर होता है वो ऐसे काम, मतलब अमेंडमेंट करने का, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब देखिए शेड्यूल 7 मैंने अभी जस्ट आपको बताया, इसमें लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, लिस्ट 3 है।
मतलब एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट, एक कॉन्करेंट लिस्ट। मैंने बताया कि यूनियन लिस्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। अभी ये 100 नहीं है, देखो यूनियन लिस्ट में अभी 100 शायद नहीं है, 100 से घट के लगभग 97 अब सब्जेक्ट बच गए हैं, ठीक है। स्टेट लिस्ट में भी शायद 61 से बढ़ के थोड़ा ज़्यादा हो गया है, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा कि शेड्यूल 7 जो है हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें 3 सब्जेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है। एक यूनियन लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट हैं, स्टेट लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट। अगर इसके सब्जेक्ट में या इस तीनों में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या कुछ भी बदलाव करना है ना, तो सेंटर अकेला नहीं कर सकता है, ठीक है। इसमें स्टेट का भी हाँ बोलना जरूरी है। जब तक स्टेट हाँ नहीं बोलेगा तब तक ये सब जो है अमेंड नहीं होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। उसी तरह देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट। हमारा जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट मीन्स लोकसभा एंड राज्यसभा, अगर उसमें भी कुछ बदलाव करना है ना, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ कि जैसे बिहार, देखिए बिहार में लोकसभा का कितना सीट है, 40 सीट। ये 40 सीट कैसे डिसाइड किया गया है, पॉपुलेशन के बेसिस पे, ठीक है। तो ये सब अगर मानो कि सरकार कहेगा कि नहीं हम पॉपुलेशन के बेसिस पे नहीं करेंगे, सभी स्टेट को 40 ही सीट देंगे, ठीक है। तो ये करना, अगर कुछ भी चेंजेज करना हो ना, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन लोकसभा पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा राज्यसभा में अगर कुछ चेंजमेंट करना हो ना, अभी फिलहाल पॉपुलेशन के बेसिस पे दिया जाता है, वो भी पॉपुलेशन के बेसिस, करंट पॉपुलेशन के बेसिस पे नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो अगर इसमें भी बदलाव करना हो ना, तो भी स्टेट का हाँ बोलना जरूरी है, ठीक है। मतलब स्टेट का पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। उसी तरह आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 हम लोग को बताता है कि पार्लियामेंट के पास अधिकार होता है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, और उसका कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का प्रोसीड्योर क्या होता है। अगर इसके लैंग्वेज में, मतलब इसका जो लैंग्वेज लिखा गया है कि पार्लियामेंट हैज़ राइट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर, मतलब इसका प्रोसीड्योर क्या होगा, इसके लैंग्वेज में भी अगर कुछ चेंजमेंट करना है ना, तो इसमें भी स्टेट का पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। मतलब स्टेट हाँ बोलेगा तभी ये इसको अमेंड कर सकते हैं। तो देखो इतना सारा आर्टिकल है, मतलब आर्टिकल 54, आर्टिकल 55 जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट बताता है, आर्टिकल 73, 162 जिसमें बताता है एग्जीक्यूटिव, मतलब एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड एक्सटेंट ऑफ ये एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, ठीक है। तो 73, 162। उसी तरह 241 हाई कोर्ट इन यूटी में जो हाई कोर्ट होते हैं उसका, इसमें चेंजमेंट करना है तो स्टेट का पार्टिसिपेशन जरूरी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसमें कुछ चेंजेज करना है तो स्टेट का पार्टिसिपेशन जरूरी है। शेड्यूल 7 में कुछ चेंजेज करना है तो स्टेट का पार्टिसिपेशन जरूरी है। लोकसभा राज्यसभा में जो स्टेट का पार्टिसिपेशन है, मतलब जो हमारे लोकसभा राज्यसभा में स्टेट का एमपी सब चुन के आते हैं, इसमें भी अगर कुछ चेंजेस करना है तो स्टेट को हाँ बोलना पड़ेगा। 368 में भी जो है आर्टिकल का जो लैंग्वेज है, मतलब कि अमेंडमेंट करने का जो अधिकार दिया गया पार्लियामेंट, उसके भी प्रोसीड्योर एंड पावर्स में अगर कुछ भी चेंज करेंगे ना, तो स्टेट का हाँ बोलना जरूरी है। तो आप क्या देख रहे हैं, इन सभी बातों से, इन सभी आर्टिकल से हम लोग को ये देखने को मिल रहा है कि सेंटर अकेला खुद नहीं कर सकता है कुछ भी, मतलब स्टेट का भी पार्टिसिपेशन जरूरी है। अगर स्टेट का पार्टिसिपेशन जरूरी है तो ये दिखा रहा है कि स्टेट के पास क्या है, पावर है। और अगर स्टेट के पास पावर है तो ये दिखा रहा है कि इंडिया हमारा क्या है, फेडरल नेचर का है, ठीक है। अभी देखिए मैं बताता हूँ कि ये जितने भी चीज़ अभी हम लोग ने देखा कि इस सब में अमेंड करने के लिए स्टेट का पार्टिसिपेशन जरूरी होता है, तो क्या जरूरी होता है ये देखो। करेक्ट इन एबव 5 कैटेगरी, हम लोग ने जो अभी 5 कैटेगरी देखा है, उस 5 कैटेगरी में अगर अमेंड करना है ना, तो सबसे पहले एक बिल लाना होगा, ठीक है। उस बिल को सबसे पहले पार्लियामेंट में रखिए, पार्लियामेंट में रखना है मतलब इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। या तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस कीजिए या राज्यसभा में, दोनों में से किसी एक में इंट्रोड्यूस कीजिए और उसको पास कीजिए लोकसभा राज्यसभा में, दोनों में मेजोरिटी नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द, मैं स्पेशल मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ। मतलब कि स्पेशल में अगर आपको अभी जो 5 कैटेगरी हम लोगों ने देखा था, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कुछ बदलाव करना हो, 368 आर्टिकल में कुछ बदलाव करना हो, शेड्यूल 7 में कुछ बदलाव करना हो, इस सब में अगर कुछ भी चेंजेज करना हो ना, तो सबसे पहले एक बिल लाना पड़ेगा। उस बिल को लोकसभा या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कीजिए, फिर दोनों हाउसेस से उसे पास कीजिए। और किस तरह से पास करना है, तो स्पेशल मेजोरिटी से पास करना है। स्पेशल मेजोरिटी भी मैंने 2 तरह का बताया था। तो जो उसका फर्स्ट टाइप था कि स्पेशल मेजोरिटी 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग एमपी, मतलब कि आप उस बिल को 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग एमपी से पास कराइए, बट दिस शुड बी ऑल्सो ग्रेटर देन द एब्सोल्यूट मेजोरिटी। मतलब 50% से, उस हाउस का 50% से ज़्यादा लोग वोट में हाँ के, और साथ ही साथ 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग एमपी होना चाहिए, ठीक है। तो उस बिल को जब आप लोकसभा राज्यसभा से पास करेंगे ना, तब उस बिल को आप किससे पास कराना पड़ेगा,
50% ऑफ द स्टेट से। जो हमारे टोटल स्टेट है ना, उसका 50% स्टेट अगर उस बिल को पास करता है, लेकिन उस स्टेट में जब जाएगा, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल में जब जाएगा, तो 50% हमारे देश के सभी स्टेट का 50% स्टेट को उसको बिल को पास करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे सिंपल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पे सिंपल, वहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए। स्टेट अगर सिंपल मेजोरिटी से भी 50% ऑफ द स्टेट अगर उस बिल को पास कर लेता है ना, तभी इस सब में अमेंड होगा, नहीं तो अमेंड नहीं किया जा सकता है। तो इस सब से आपको क्या देखने को मिला? इस सब से ये देखने को मिला कि मतलब स्टेट के पास भी पावर है। मतलब इतना सारे सब्जेक्ट है, इतना सारे सेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया, जिसको अमेंड करने के लिए स्टेट का पार्टिसिपेशन जरूरी है। अगर स्टेट के पास पार्टिसिपेशन जरूरी है, दैट मीन्स स्टेट हैव सम पावर। अगर पावर है तो दैट मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, जो है फेडरल नेचर का दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है। बट आप ये भी नहीं कह सकते इन सभी बातों से, अगर हम लोग कंक्लूजन लिखते हैं इस क्वेश्चन का, तो ये कहेंगे कि हाँ, यूएसए की तरह हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ट्रू फेडरल तो नहीं है। ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है यूएसए की तरह ट्रू फेडरल नहीं है, जहाँ यूएसए के स्टेट के पास पूरा पावर होते हैं अपने स्टेट में कुछ भी करने का। मतलब अपने स्टेट में एक सुप्रीम कोर्ट भी होता है, अपने स्टेट में उसका फुल ऑटोनॉमी होता है, पैरेलल गवर्नमेंट चलता है। ठीक है, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा तो नहीं है, ट्रू फेडरल नहीं है, लेकिन हाँ फेडरल है, क्योंकि स्टेट के पास बहुत सारे पावर दिए गए हैं। ठीक है, ये हम लोग बता सकते हैं इसके कंक्लूजन में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, जिसमें हम लोग ने देखा कि इंडिया फेडरल कैसे है। ठीक है, और इसमें आप लोग ने 4-5 रीजन देखे। ठीक है, इस क्वेश्चन को 200 से 400 वर्ड में आराम से लिख सकते हैं कि इंडिया फेडरल नेचर का कैसे है। तो हम लोग ने सबसे पहले, अब एक समरी के रूप में मैं बता देता हूँ कि इंडिया फेडरल कैसे है। ठीक है, 5 पॉइंट जैसे देखो मैं लिखा हूँ, ऐसे ये छोटा सा पॉइंट में जब एग्जाम के समय में लिखने का मतलब रिवाइज करने का ज़रूरत होता है ना, तो सब कुछ याद करने की ज़रूरत, फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही 5 पॉइंट बनाते हैं हम लोग कि इंडिया फेडरल नेचर का है। वो दिखाने के लिए क्या सब बताएंगे, तो बताएंगे कि इंडिया के पास रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अगर रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, तो ये बताता है कि इंडिया फेडरल होगा, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट में रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन का होना जरूरी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर किया गया है, मतलब क्लियर डिवीजन ऑफ पावर है। सेपरेशन ऑफ पावर शेड्यूल 7 में किया गया है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट दिया गया है। इससे भी दिखता है कि अगर पावर का सेपरेशन किया गया है तो गारंटी है कि इंडिया फेडरल नेचर का होगा। हमारे देश में इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, तो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी तो फेडरल गवर्नमेंट में होते हैं, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट में डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए, उस कॉन्स्टिट्यूशन को बताने के लिए, इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को बताने के लिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना चाहिए। तो हमारे देश में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है ना, तो ये भी बताता है कि हमारा देश जो है कैसा फेडरल नेचर का है। फिर मैंने आपको बहुत सारे आर्टिकल बताया कि आर्टिकल 54, आर्टिकल 55 जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बताता है, आर्टिकल 73 यूनियन का एक्सिक्यूटिव पावर को बताता है, आर्टिकल 162 स्टेट के एक्सिक्यूटिव पावर को बताता है। ठीक है, शेड्यूल 7 हो गया। ठीक है, जो पावर के डिवीजन को बताता है। फिर मैंने बताया आर्टिकल 1368 हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया लोकसभा राज्यसभा में जो स्टेट का पार्टिसिपेशन होता है, एमपी का। ठीक है, ये सब, इस सब में कुछ भी बदलाव करना होता है तो मैंने बताया कि एक बिल को लोकसभा या राज्यसभा में पहले इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, उसे लोकसभा या राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ता है। फिर उस बिल को सभी स्टेट में नहीं, 50% ऑफ द स्टेट में सिंपल मेजोरिटी से पास करना होता है। अगर ऐसा हुआ तभी जाके अमेंडमेंट होगा। ठीक है, तो इस सभी बातों से पता चलता है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में भी बोला है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, वो फेडरल को शो करता है। तो इस सभी बातों से पता चलता है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। ठीक है, तो आज में इतना ही, और मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा कि इंडिया कैसे यूनिटरी गवर्नमेंट को फॉलो करता है। ठीक है, तो देखो क्या है ना कि एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि सबसे पहले एक ये 3 लेक्चर जो होंगे ना, मतलब यूनिटरी और फेडरल के बारे में, ये तीनों एक ही क्वेश्चन का हिस्सा है। और एग्जाम में आपको ऐसे ही 700-800 वर्ड में, अगर पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं 700-800 वर्ड में लिखने को मिलता है। अगर यूपीएससी में दे रहे हैं तो फिर एक पार्ट में क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, इंडियन फेडरल नेचर को शो कीजिए। ठीक है, या इंडियन के यूनिटरी नेचर को शो कीजिए, या फिर आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द फेडरेशन एंड यूनिटरी गवर्नमेंट। ठीक है, तो मैंने 2 पार्ट को किया है कवर। एक पार्ट बचा हुआ है कि इंडिया यूनिटरी नेचर का कैसा है। ठीक है, एक्चुअली वो बहुत बड़ा लेक्चर होगा। ठीक है, क्योंकि वो यूनिटरी को, क्योंकि हमारा देश में आप जानते ही हैं कि सेंट्रल ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है,
तो यूनिटरी नेचर तो इंडिया में बहुत सारे एग्जांपल से हम लोग बता सकते हैं कि यूनिटरी गवर्नमेंट कैसे फॉलो होता है इंडिया में, ठीक है। लेकिन इस लेक्चर में इंडिया फेडरल कैसे था ये मैंने बताया, और इसके लिए मैंने 4-5 कॉजेज बताए, साथ ही साथ बहुत सारे आपको एग्जाम्पल बताए, जिससे पता चलता है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन।